सालों से, ये सालों तक रूस के लिए यूक्रेन को तबाह करने का एक जरिया रहा है। ड्रोन और मिसाइलों के विशाल झुंडों का इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों पर हमला करने और उसकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए किया गया है। जरूरत आविष्कार की जननी है और यूक्रेन रूस की जिस चीज पर निर्भरता थी उसका मुकाबला करने में दुनिया में सबसे माहिर बन गया है। यूक्रेन हर उड़ने वाली चीज को गिरा रहा है। एक प्रमुख वायु रक्षा प्रणाली में महारत के साथ साथ नई तकनीकों को जोड़कर जो यूक्रेन की अवरोधन दर पर जबरदस्त प्रभाव डाल रही है। पहले हम आपको 15 अप्रैल की रात दिखाते हैं। उस रात रूस ने यूक्रेन पर फिर लंबी दूरी से हमला किया। यह रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला नहीं था। हमले के अंत तक यूक्रेन ने पाया कि रूस ने रोस्तोव क्षेत्र से 3 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 234 स्ट्राइक ड्रोन भेजे, जिनमें 250 शाहिद ड्रोन शामिल थे। रूस और कब्जे वाले इलाकों के 7 स्थानों से ड्रोन उड़ाए गए, जिससे रूस का लक्ष्य ड्रोन से यूक्रेन की वायु रक्षा पर दबाव डालकर मिसाइलों के लिए रास्ता बनाना था। यह रणनीति रूस पहले भी प्रभावी ढंग से अपना चुका है, लेकिन इस रात यूक्रेन ने शानदार जवाब दिया। यूक्रेन की वायु रक्षा ने रूस की तीनों इस्कंदर M मिसाइलें 1 घंटे से कम में रोक ली। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के आने वाले 309 ड्रोन को भी मार गिराया। वह 3 अन्य ड्रोन पर भी नजर रखे हुए था जो अभी भी यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपने लक्ष्यों की ओर जाते समय रास्ता भटक गए थे। अगर वे तीनों भी मारे जाते हैं तो रक्षा का गणित दिलचस्प कहानी बताता है। मिसाइलों के मामले में यूक्रेन ने 100% अवरोधन दर हासिल किया। ड्रोन के मामले में रूस के केवल 13 मानव रहित हवाई वाहनों ने अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफलता पाई, यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि 311 नाकाम रहे, जिससे यूक्रेन की इंटरसेप्शन दर 95.9% हो जाती है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन दोनों को जोड़ दे तो इंटरसेप्शन दर 96% तक पहुंच जाती है, जो ठीक उसी 95% के आसपास है जिसे यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव अपने देश के लिए हासिल करना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। यूक्रेन ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया था और उसे हासिल कर लिया है। सिर्फ यही बात दिखाती है कि यूक्रेन ने विश्व स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली बनाई है, और यही विषय हम आगे और विस्तार से समझेंगे। हालांकि इस कहानी का एक पहलू ऐसा है जिसने सभी को चौंका दिया है। यूक्रेन ने रूस की तीनों बैलिस्टिक मिसाइलें रोक ली। यूक्रेनी नागरिकों को रूसी हमलों से बचाने की ये खबर अहम है, पर यह कहानी का मुख्य हिस्सा नहीं है। यूक्रेन इन तरह की इंटरसेप्शन को कैसे अंजाम दे रहा है, यही असली सबूत है कि वह एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का मास्टर बन गया है जिसे उसके क्षेत्र में डिजाइन भी नहीं किया गया था। यूक्रेन ने शायद रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को पेट्रियट इंटरसेप्टर से नष्ट कर दिया होता, और वह इन इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल ऐसे तरीके से कर रहा है जो अमेरिका और नाटो के पूरे सिद्धांत के खिलाफ है। यह जानकारी एक यूक्रेनी फॉर्मेशन के यूनिट कमांडर ने दी जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स चला रहे हैं और हाल ही में एयर कमांड वेस्ट से बात कर रहे थे, जो यूक्रेन की वायुसेना का हिस्सा है। यूनिट कमांडर ने कहा कि यूक्रेन ने पेट्रियट मिसाइल भंडार को लंबे समय तक चलाने का तरीका खोजा है और वह इसका सबसे कुशल उपयोगकर्ता बन गया है। कैसे? ये पैट्रियट से लक्ष्य को गिराने के एंगेजमेंट के सामान्य नियमों पर निर्भर करता है। नाटो प्रोटोकॉल के तहत पैट्रियट सिस्टम यूजर्स को आने वाली किसी भी वस्तु पर 2 से 4 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागने को कहा जाता है। इसके पीछे मजबूत तर्क है। जितनी अधिक इंटरसेप्टर मिसाइलें आप दागते हैं, उनमें से कम एक मिसाइल के लक्ष्य को मार गिराने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। समस्या तब आती है जब आपके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या सीमित होती है और आसमान में मार गिराने के लिए लक्ष्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। यूक्रेन ने इस चुनौती का ऐसा हल निकाला है जो सभी परंपराएं तोड़ता है। हम कम से कम मिसाइलें इस्तेमाल करते हैं, जबकि एंगेजमेंट के नियमों के अनुसार कुछ कठिन लक्ष्यों के खिलाफ 24 मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती है। यूनिट कमांडर ने वीडियो में कहा कि हम एक मिसाइल से ही लक्ष्य नष्ट कर देते हैं। इससे स्पष्ट है कि यूक्रेन की पैट्रियट टीमों ने टारगेटिंग और एंगेजमेंट में वह दक्षता हासिल कर ली है जिसकी अमेरिका या नाटो ने कल्पना नहीं की थी। 24 सिद्धांत आंशिक रूप से इसलिए बनाया गया था क्योंकि नेटो जानता था कि पेट्रियट चलाने वाली टीमों के पास प्रशिक्षण के अलावा
इस सिस्टम को इस्तेमाल करने का ज्यादा अनुभव नहीं होगा। यूक्रेन में एक नई हकीकत सामने आई है। रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन की पैट्रियट टीमें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के किसी भी दूसरे उपयोगकर्ता की तुलना में कहीं अधिक युद्ध अनुभव हासिल कर चुकी है। पुरानी कहावत है कि अभ्यास से परिपूर्णता आती है। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है, क्योंकि लगातार अभ्यास ने उसे यह समझने में मदद की है कि पेट्रियट मिसाइलों के सीमित भंडार का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। सोचिए, लागत और पैमाने के हिसाब से इसका क्या मतलब है। अगर यूक्रेन ने 15 अप्रैल को नेटो का सिद्धांत अपनाया होता तो उसे रूस की 3 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए अधिकतम 12 पेट्रियट इंटरसेप्टर दागने पड़ते। लागत इस बात पर निर्भर करती है कि यूक्रेन ने किस प्रकार का इंटरसेप्टर दागा। आरबीसी यूक्रेन का कहना है कि एक PAC-3 मिसाइल की कीमत 3 से 4 मिलियन डॉलर के बीच होती है। अमेरिकी कांग्रेस के अनुसार पैट्रियट इंटरसेप्टर की लागत अधिकतम सीमा पर है। इसका मतलब है कि नाटो सिद्धांत मानने पर यूक्रेन को रूसी हमले रोकने में 48 मिलियन डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते थे, लेकिन वो मिसाइल के बदले मिसाइल चला रहा है। यूक्रेन ने 15 अप्रैल को रूसी इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों की तिकड़ी गिराने में 48 मिलियन डॉलर के बजाय अधिकतम 12 मिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि प्रावदा के अनुसार एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत लगभग 3 मिलियन डॉलर है। फिर भी लागत के मामले में यूक्रेन को नुकसान हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम में उसकी महारत से 15 अप्रैल तक उसका घाटा सिर्फ 3 मिलियन डॉलर था, जबकि यूक्रेन को नाटो सिद्धांत अपनाने पर 39 मिलियन डॉलर का घाटा होता। यही पैमाने की कार्यप्रणाली असर दिखाती है, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं। अमेरिका, नाटो और मध्य पूर्व के पेट्रियट मिसाइल उपयोगकर्ता यूक्रेन की हालिया उपलब्धि देखकर सवाल उठाएंगे। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक ही लक्ष्य के लिए 4 मिसाइलों का इस्तेमाल करना वाकई जरूरी है। नाटो का कहना है कि यही जरूरी है, लेकिन यूक्रेन अपने पेट्रियट्स के साथ यह साबित कर रहा है कि जो काम नाटो के अनुसार 2 से 4 मिसाइलों से होता है वह 1 से भी किया जा सकता है। अगर दूसरे देश यूक्रेन की सफलता को दोहरा सकते हैं तो वे अपने पैट्रियट इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं, साथ ही अपने भंडार खत्म होने से पहले ज्यादा लक्ष्यों को भी मार गिरा सकते हैं। अमेरिका को यूक्रेन से पूछना चाहिए कि वह यह कैसे करता है। यूरोपीय कंसोर्टियम फॉर पॉलिटिकल रिसर्च के अनुसार ऑपरेशन एपिक फू के शुरुआती 3 दिनों में अमेरिका ने 800 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें दागी। अगर अमेरिका को अपने ही हथियारों पर वैसी महारत हासिल होती जैसी यूक्रेन ने विकसित की है तो वह इसकी जगह 200 से 400 मिसाइलें ही इस्तेमाल कर सकता था। नाटो सिद्धांत के अनुसार अगर अमेरिका हर लक्ष्य पर 2 इंटरसेप्टर इस्तेमाल करता तो 1.6 अरब डॉलर की बचत होती। ये भारी लागत बचत उन वजहों में से एक है जिनसे पेट्रियट के इस्तेमाल में दुनिया में सबसे बेहतर बनना यूक्रेन और उसके सहयोगियों दोनों के लिए अहम हो सकता है। एक और कारण खासतौर पर यूक्रेन पर केंद्रित है। डिफेंस ब्लॉग ने फेसबुक वीडियो से जानकारी साझा की कि यूक्रेन हर बैलिस्टिक मिसाइल पर एक इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहा है। इसमें बताया गया है कि वीडियो में दिखाया गया पैट्रियट लॉन्च यूनिट को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि वह 2 पैक 2 पैट्रियट इंटरसेप्टर के साथ साथ 4 पैक 3 भी ले जा सकता है। हालांकि दोनों मिसाइलें पेट्रियट सिस्टम द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। पैक 2, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दोनों में पुरानी मिसाइल है। ये अपने लक्ष्य को प्रॉक्सिमिटी डिटोनेशन के जरिए नष्ट करती है, जिसका मतलब है कि पैक 2 का वारहेड मिसाइल के खतरे के पास पहुंचते ही फट जाता है और उसके बाद निकलने वाले टुकड़े उस खतरे को नष्ट कर देते हैं। पैक 3 मिसाइलें हिट 2 किल तकनीक अपनाती हैं, जिसमें इंटरसेप्टर वारहेड फटने से पहले लक्ष्य से टकराता है। PC 3 मिसाइलों को ज्यादा सटीकता की जरूरत होती है, लेकिन ये ज्यादा भरोसेमंद नतीजे भी देती है। पैक 2 इंटरसेप्टर विश्वसनीयता कम कर खतरे पर हिट की संभावना बढ़ाते हैं, भले ही हिट से खतरा पूरी तरह खत्म ना हो। हालांकि यूक्रेन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। कमांडर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यूक्रेन अपनी एक के बदले एक रणनीति में किस प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हम एक दिलचस्प नतीजे पर पहुंचते हैं। वह दोनों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। अगर ऐसा है तो यूक्रेन ने यह पता लगा लिया है
कि हर प्रकार के इंटरसेप्टर की ताकत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, और वो भी ऐसे तरीके से जैसा किसी और ने नहीं किया। इसके लिए असाधारण स्तर की टारगेट ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल टाइमिंग की ज़रूरत होती है। और ध्यान दें, ये सब बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ हो रहा है जो आवाज़ से कई गुना तेज हैं। ऐसी किसी चीज़ को अंजाम देने के लिए जिस स्तर का अनुशासन और संचालन में निपुणता चाहिए, वो वाकई हैरान करने वाला है। इस बिंदु पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यूक्रेन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने में दुनिया में सबसे बेहतरीन है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और यूक्रेन के लिए ये इतना महत्वपूर्ण होने का दूसरा कारण ये है कि ये एक ऐसी क्षमता है जो जितनी विशेषज्ञता बढ़ने के कारण आई है, उतनी ही मजबूरी से भी पैदा हुई है। इसका मतलब क्या है, इसे समझाने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इस तरह की और जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यूक्रेन लागत को कम कर रहा है और पैट्रियट इंटरसेप्टर में अपनी महारत के जरिए मार गिराने की अपनी संख्या बढ़ा रहा है। इसकी असली वजह, जो यूक्रेन के लिए शायद किसी भी दूसरे देश से ज्यादा मायने रखती है, ये है कि यूक्रेन के पास नाटो सिद्धांत का पालन करने के लिए पर्याप्त पैट्रियट मिसाइलें नहीं हैं। यूक्रेन को उसके सहयोगियों से जितनी पैट्रियट मिसाइलें मिल सकती थी उतनी मिली है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने अपने भंडार से इंटरसेप्टर दिए हैं। हालांकि पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन सीमित है। साथ ही अमेरिका खुद को ईरान के साथ युद्ध में उलझा चुका है, जिससे उसने बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वे भंडार जो यूक्रेन को जा सकते थे, अब ईरानी शाहिद ड्रोन को मार गिराने में इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाइल खर्च 4 गुना घटाकर यूक्रेन बेहद कम उपलब्ध गोला बारूद की बचत कर रहा है। यूक्रेन जानता है कि उसे पैट्रियट इंटरसेप्टर की सप्लाई जल्दी नहीं मिलेगी। अमेरिका, जो मुख्य स्रोत था, अब ईरान में अपने अभियान के लिए जितनी हो सके उतनी मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन के लिए और भी बुरा यह है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स ने अप्रैल के मध्य में सार्वजनिक रूप से कहा कि यूक्रेन को सैन्य सहायता समाप्त करना ट्रंप प्रशासन में उनके कार्यकाल की सबसे गर्व की उपलब्धियों में से एक थी। अगर ऐसा है तो यूक्रेन शायद ही अमेरिका पर भरोसा कर सकता है कि वह सैन्य सहायता फिर से शुरू करेगा या जरूरत पड़ने पर और पैट्रियट मिसाइलें उपलब्ध कराएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पैट्रियट मिसाइलों की कमी के बारे में बात करते समय बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। जेलेंस्की ने वांस की टिप्पणियों पर कहा, स्थिति इतनी खराब है कि इससे बुरा कुछ नहीं। अगर यूक्रेन की पैट्रियट इंटरसेप्टर स्थिति उतनी गंभीर है जितना जेलेंस्की कहते हैं, तो सिस्टम में उनकी महारत जरूरी है। यूक्रेन रूस की बैलिस्टिक मिसाइल खतरे का मुकाबला करने के लिए जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भंडार की समस्याओं को छोड़ भी दे तो यूक्रेन द्वारा पैट्रियट के क्रांतिकारी इस्तेमाल से यह दिखता है कि देश की वायु रक्षा रणनीति अब इतनी विकसित हो चुकी है कि वह दुनिया की सबसे बेहतरीन रणनीतियों में शामिल हो गई है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस या सेपा ने 13 अप्रैल के एक लेख में इस बात को उजागर किया है, जिसमें उसने यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि ये वायु रक्षा प्रणाली अभी भी बेहतर हो रही है। और भले ही यूक्रेन द्वारा पैट्रियट के सिद्धांत विरोधी इस्तेमाल को हमने इस वीडियो में सबसे ज्यादा उदाहरण के तौर पर देखा है, लेकिन यूक्रेन ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली में एक और चीज जोड़ी है जिसने उसे बाकी दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय बना दिया है, इंटरसेप्टर ड्रोन। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटना अब भी महंगे मिसाइलों को महंगे खतरों पर दागने जैसा है, लेकिन यूक्रेन के लिए असली चुनौती रूस द्वारा शाहिद टाइप अटैक ड्रोन का इस्तेमाल है, जो न सिर्फ हमलों के लिए बल्कि वायु रक्षा प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए भी किए जाते हैं, जबकि उन प्रणालियों को मिसाइलों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमने 15 अप्रैल को देखा, रूस अपने हवाई हमलों के दौरान मिसाइलों के साथ सैकड़ों शाहिद ड्रोन भी लॉन्च करता है। यूक्रेन की पैट्रियट प्रणाली की दक्षता भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर यूक्रेन शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आसमान में अरबों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे, और जो स्टॉकपाइल की समस्या अभी यूक्रेन के लिए बेहद अहम है, वो कोई मायने नहीं रखेगी। यूक्रेन के पास नाम मात्र के भी भंडार नहीं बचेंगे। इंटरसेप्टर ड्रोन ने यूक्रेन की एयर डिफेंस में बड़ा बदलाव किया है और 96% इंटरसेप्शन रेट हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई होगी, जैसा कि 15 अप्रैल रूसी हमले में देखा गया था। आंकड़े सब कुछ बताते हैं। 8 अप्रैल को फ्योडोरोव ने कहा कि यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन ने मार्च में रूस के
33,000 स्ट्राइक ड्रोन नष्ट किए। इसमें सभी मानव रहित हवाई वाहन शामिल है, केवल रूस द्वारा लॉन्च किए गए लंबी दूरी के शाहिद ड्रोन नहीं। 33,000 ड्रोन की संख्या पिछले महीने यूक्रेन के इंटरसेप्टर द्वारा तबाह किए गए ड्रोन की तुलना में 2 गुनी है और संभवतः इसी वजह से मार्च में यूक्रेन की कुल ड्रोन इंटरसेप्शन दर बढ़कर 89.9% हो गई। फरवरी में यह दर 85.6% तक पहुंच गई थी, जो पहले ही दिसंबर में दर्ज की गई 80.2% दर की तुलना में काफी बेहतर थी। सीपा यह भी बताता है कि इस पैटर्न के साथ साथ रूस ने यूक्रेन पर और भी ज्यादा ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। मार्च में रूस ने यूक्रेन पर 28% ज्यादा ड्रोन दागे, लेकिन यूक्रेन ने फिर भी पहले से ज्यादा को इंटरसेप्ट किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वायु रक्षा की 89.9% इंटरसेप्शन दर को उजागर किया, जिसमें मिसाइल और ड्रोन दोनों शामिल हैं। अगर हम सिर्फ शाहिद टाइप ड्रोन पर ध्यान दें तो रूस ने मार्च में यूक्रेन पर 6,463 ड्रोन दागे, जिनमें से 5,835 को मार गिराया गया। ये 90.25% इंटरसेप्शन दर है, जो रूस द्वारा छोड़े जा रहे ड्रोन की संख्या को देखते हुए अद्भुत है। लेकिन यही यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन सचमुच अलग नजर आते हैं। उनकी लागत रूस के शाहिद ड्रोन से कहीं कम है। यूरो न्यूज के अनुसार एक इंटरसेप्टर ड्रोन यूक्रेन को बनाने में लगभग 1,000 यूरो से 4,000 यूरो या करीब $1,170 से $4,700 तक का खर्च आता है। एक रूसी शाहिद ड्रोन को बनाने में 25,000 यूरो से 40,000 यूरो या $29,400 से $47,000 तक का खर्च आता है। दोनों ही कम लागत वाले हथियार हैं। शाहिद ड्रोन इतने सस्ते हैं, यही मुख्य कारण है कि इन्हें रोकने के लिए करोड़ों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना, जैसा कि अमेरिका ने ईरान में किया है, किसी भी देश को कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर खर्च करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अपने इंटरसेप्टर ड्रोन के साथ यूक्रेन ने शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा उपाय विकसित किया है जिसकी लागत रूस द्वारा अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाने में खर्च की जाने वाली राशि का सिर्फ 20वां हिस्सा है। यूक्रेन फिलहाल आधुनिक वायु रक्षा की मुख्य चुनौती से निपट रहा है। असली समस्या सिर्फ महंगे इंटरसेप्टर से बड़ी मिसाइलें गिराना नहीं है, हालांकि ये भी समस्या का हिस्सा है। सबसे बड़ी चुनौती लागत और मात्रा में संतुलन बनाना है। रूस ने यह काम हमले के मोर्चे पर पहले ही कर लिया है। कुछ मिसाइलों को सैकड़ों ड्रोन के साथ मिलाकर रूस को जोरदार हमला करने की सुविधा मिलती है और उसे उतना खर्च नहीं करना पड़ता जितना सिर्फ मिसाइलों पर निर्भर रहने पर करना पड़ता। यह विडंबना यह है कि यूक्रेन ने इसी तरीके को अपनाया है और इसे रक्षा में लागू किया है। यूक्रेन भी अब कम मिसाइलें और ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। उसके इंटरसेप्टर ड्रोन इतने सस्ते हैं कि वे रूस को शाहिद ड्रोन इस्तेमाल करने से जो भी फायदा मिला था उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। शाहिद ड्रोन रूस ने हवाई हमलों को सस्ता और यूक्रेन के लिए महंगा करने के लिए लाए। अब हालात बदल गए हैं। रूस के हर हवाई हमले में उसे यूक्रेन से ज्यादा नुकसान होता है। ये सब एक रात में नहीं हुआ। यूक्रेन वायु रक्षा में माहिर बन गया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में रूस के हमलों ने उसे हमलों की भारी तादाद से निपटने के तरीके खोजने के लिए मजबूर कर दिया है। इंटरसेप्टर ड्रोन, पैट्रियट मिसाइलें और अन्य अब यूक्रेन के परतदार वायु रक्षा मॉडल का हिस्सा है, जिसे यूक्रेन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति के पूर्व अध्यक्ष विताली गोंचारुक के अनुसार 18 महीनों में विकसित किया गया। इसी समय यूक्रेन ने प्रोपेलर ड्रोन का उत्पादन भी बढ़ाया। यूक्रेन ने समझ लिया है कि रूसी खतरे से निपटने के लिए कोई एक सही वायु रक्षा सिस्टम नहीं है। कई तरह के उपकरण हैं, जिनमें से हर एक को रूस द्वारा छोड़े गए किसी खास प्रकार के हथियार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। रूस अब जेट इंजन से लैस शाहिद टाइप ड्रोन का इस्तेमाल करने की ओर बढ़ रहा है, जो इन्हें और तेज बना देगा और इस वजह से इन्हें रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन इस चुनौती का सामना कर रहा है। 14 अप्रैल को मिलिट्री ने बताया कि यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन रूस के नए जेट इंजन ड्रोन गिरा रहे हैं। यूक्रेन लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणालियां बना रहा है, जो रूस के तेज ड्रोन को लगभग बिना खर्च के नष्ट कर सकते हैं। इन प्रकार के हथियार अभी भी अपने प्रोटोटाइप चरण में हैं, लेकिन यह तथ्य कि इन्हें विकसित किया जा रहा है हमें दिखाता है कि यूक्रेन की वायु रक्षा में महारत केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वह मौजूदा सिस्टम का सबसे अच्छा उपयोग करता है, बल्कि इसलिए भी है कि वह नए सिस्टम भी विकसित कर रहा है। यूक्रेन रूस की हर वायु रक्षा चुनौती का जवाब देने को नए हथियार विकसित कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि अब यूक्रेन को कुछ बड़े देशों द्वारा लुभाया जा रहा है जो उसकी वायु रक्षा की तकनीकों को हासिल करना चाहते हैं? यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन और रूसी शाहिद टाइप ड्रोन से निपटने के उसके 4 साल के अनुभव के कारण खाड़ी देश उसके साथ रक्षा समझौते कर रहे हैं। ये समझौते जो यूक्रेन ने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए हैं, हर एक समझौता 10 साल के लिए है और इसके चलते यूक्रेन ने मार्च में 200 से ज्यादा एंटी ड्रोन विशेषज्ञों को मध्य पूर्व भेजा है। पर इन समझौतों में सबसे जरूरी है कि यूक्रेन को इसके बदले क्या मिलेगा। हथियार, ईंधन और नकद सब कुछ यूक्रेन को मिल रहा है। साथ ही मध्य पूर्व में एक नया प्रभाव भी मिल रहा है जो यूक्रेन को पहले कभी नहीं मिला था। दुनिया में सबसे बेहतरीन होने का यही फायदा मिलता है। जैसे जैसे यूक्रेन अपनी लेयर्ड एयर डिफेंस रणनीति को बेहतर बना रहा है और पश्चिमी सिस्टम का इस्तेमाल जितना कोई सोच भी नहीं सकता था उससे भी ज्यादा कुशलता से कर रहा है, वह ऐसी विशेषज्ञता विकसित कर रहा है जिसका फायदा अपनी सेना के लिए उठा सकता है। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली पहले से ही उसे सीधे तौर पर सुरक्षा देती है, लेकिन इस प्रभाव के साथ साथ उसे ईंधन और नगद के रूप में भी सुरक्षा मिल रही है जो रूस की यूक्रेन को थकाने की रणनीति का मुकाबला कर रही है। खाड़ी सौदों पर और भी बातें हैं। यूक्रेन की वायु रक्षा विशेषज्ञता इतनी मजबूत है कि अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दोबारा शुरू हुआ तो यह होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की कुंजी साबित हो सकती है। काले सागर में नाकेबंदी के अनुभवों ने यूक्रेन को मध्य पूर्व के कई देशों का अहम साझेदार बना दिया है। जानिए ऐसा क्यों हमारे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप जान सके पुतिन के आक्रमण ने यूक्रेन को दुनिया की सबसे सम्मानित सैन्य शक्तियों में से एक बनने में कैसे मदद की। देखने के लिए धन्यवाद।